हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में आप सभी जानते हैं। ये जो सभी आपको शो हो रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, जिंक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। इनको क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, आज की डेट में 118 एलिमेंट फाउंड हो चुके हैं। इन सब को सेपरेटली डिस्कस करना या सब के बारे में सेपरेटली जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको एक एग्जांपल से समझो। ये आपको एक शॉप दिखाई दे रही है। शॉपकीपर ने क्या किया, अलग अलग सामान अलग अलग बॉक्स में रखा हुआ है। सपोज करो यहाँ पर नहाने की साबुन रखी हुई हैं, चाहे वो डव हो, लाइफबॉय हो, डिटोल हो, कोई भी साबुन हो यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे कोई और सामान रखा हुआ है। तो इसी तरह से शॉपकीपर ने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं ताकि उनको पहचानना आसान हो सके। आप कोई भी चीज़ मांगो वो ईजिली आपको वहाँ से उठाकर दे सके। तो इसी तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये 118 है। अगर हम एक एक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत मुश्किल भी होगा। तो इसीलिए इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा ताकि यहाँ पे हमें अगर लिथियम की प्रॉपर्टी पता चल गई तो ये सारे के सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। इसको हम इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं कि मान लो आपके टीचर ने होशियार बच्चों की एक लाइन बनाई, तो आप क्या कहोगे, पहले बच्चे को देखकर सारी की सारी लाइन को जज कर लोगे, ये सारे के सारे बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट है। और दूसरी तरफ एक डल बच्चों की लाइन बनाई, तो आप एक डल बच्चे को देखकर पीछे सारी लाइन को जज कर लोगे कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, डल हैं। तो इसीलिए इनका जो एलिमेंट्स है इनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। तो नाउ अब हम देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो, आज की डेट में 118 एलिमेंट्स नाउन हो चुके हैं, ये आपको पता है। तो इनको सेपरेटली पढ़ना बहुत मुश्किल है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस स्टडी को ईजी बनाने के लिए हमें इनका क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। देखो, क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इनको ग्रुप में रखा गया। सपोज करो ये सारा का सारा ग्रुप है, इन सभी के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी और जिस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी उसको एक ही ग्रुप में रखा गया है और दूसरे ग्रुप में ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इसीलिए इनको ग्रुप में रखने की ज़रूरत पड़ी। नाउ अब देखो, ग्रुप में रखना इतना आसान भी नहीं था, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। तो वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले थे डॉबर्नियर। डॉबर्नियर ने जो नियम दिया था, जो रूल दिया था वो था डॉबर्नियर ट्राइएड्स। उसके बाद न्यूलैंड्स आए, उसके बाद मेंडलीव आए। देखो, इन सब की क्लासिफिकेशन में एक बात कॉमन थी कि सबकी जो क्लासिफिकेशन थी वो एटॉमिक मासेज के बेस पे थी। एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी आपने देखा ये थी बाद में बनी हुई, जो हम पढ़ते हैं इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हेनरी मोजले ने तैयार की थी, ये थी एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो यहाँ पे हम डॉबर्नियर पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूलैंड्स ने ला दिया था, उसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। देन मेंडलीव आए, मेंडलीव के बाद आए हेनरी मोजले। इन तीनों की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के बेस पे थी। आप इस बात को यहाँ पे याद रख लेना। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं डॉबर्नियर ट्राइड्स क्या था। देखो, ये ट्राइड्स जो दिया था ये डॉबर्नियर ने दिया था। ये आपके सामने एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है डॉबर्नियर। देखो, जब डॉबर्नियर ने रिसर्च स्टार्ट की थी या डिस्कवरी स्टार्ट की थी उस टाइम ओनली 30 एलिमेंट्स नाउन थे। तो डॉबर्नियर का जो ट्राइड्स था वो एटॉमिक मास के बेस पे था। उन्होंने क्या किया था, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा था एलिमेंट्स का उस हिसाब से उसने अरेंज कर दिया था। और डॉबर्नियर ने क्या किया था, ग्रुप बनाया था तीन तीन एलिमेंट्स के। यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, उसके बाद यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। तो उन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स का जब हम एवरेज लेते हैं, एवरेज किसका लेंगे, एटॉमिक मासेज का, या 6.9 और 39.1 का एवरेज लिया तो ये बीच वाले जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो लिथियम का 7 है और पोटाशियम का कितना है 39। इनको जब ऐड किया, देखो 6.9 है तो इसको 7 ले लिया तो इनका एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मास ऐड किया और जितने एलिमेंट है तो हमने नीचे लिख दिया, 2 एलिमेंट है तो 2। यहाँ पे
23, तो 23 सोडियम का कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो निकाला, तो हमारा ब्रोमीन का जो लगभग वो एवरेज मास कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि द मिडल मास atomic mass of middle element of triads being nearly equal to the average of atomic mass of two other elements। फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास का एवरेज लिया और बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गया। देन हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड्स, उसने जो ला दिया था वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। बेसिकली उन्होंने ये जो एलिमेंट्स थे उनके टाइम में 56 एलिमेंट्स नाउन हो चुके थे। उन्होंने इन एलिमेंट्स को म्यूजिक से कंपेयर किया था। म्यूजिक से जैसे 7 सुर होते हैं, 7 सुर के बाद क्या आ जाता है, 8वां स्वर आ जाता है, या फिर 7 सुर के बाद पहला जो सुर होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसलिए फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ मिलती है। इनका भी जो लॉ था वो एटॉमिक मासेज के बेस पे था, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। देन हम पढ़ेंगे मेंडलीव की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मेंडलीव काफ़ी हद तक सही प्रेडिक्शन कर पाए थे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक बार लिमिटेशंस देख लेते हैं कि डॉवर्नियर ट्राइड्स की लिमिटेशंस क्या थी। एक्चुअली ये लॉ ना फेल हो गया था। उस टाइम 30 एलिमेंट्स नाउन थे, ये सिर्फ 9 को ही अरेंज कर पाया और बाकी जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज नहीं कर पाया, इसीलिए ये लॉ फेल हो गया। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। एंड अगर हम बात करें तो डॉवर्नियर ये सोचते थे कि आने वाले टाइम में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, लेकिन डॉवर्नियर के टाइम 30 थे। डॉवर्नियर के बाद जो साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, उसके टाइम में जो एलिमेंट्स थे 56, देन आए मेंडलीव, उसके बाद 63 हो गए थे और उसके बाद एलिमेंट्स बढ़ते गए। डॉवर्नियर के बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो, जब डॉवर्नियर थे उस टाइम ओनली 30 एलिमेंट्स नाउन थे। डॉवर्नियर के बाद न्यूलैंड्स आए तो उस टाइम 56 एलिमेंट्स नाउन हो चुके थे। तो उन्होंने इन एलिमेंट्स को प्लेस किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के बेस पे और पाया था कि एवरी 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती है। आइए थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। इन्होंने क्या देखा था, अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको कंपेयर किया था म्यूजिक से। जैसे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, उसके बाद आता है मा, पा, दा, नी, एंड 7 के बाद 8वां जो सुर है वो फर्स्ट पे आता है। इसीलिए इन्होंने बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लिथियम लेते हैं फर्स्ट पे, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मिलेगी। लेकिन यह लॉ भी काफ़ी हद तक नहीं चल सका, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस रहेगी। अब देखते हैं जो न्यूलैंड्स ने लॉ दिया था उसकी क्या लिमिटेशंस थी। यह लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो सका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैल्शियम है, यहाँ तक ही चल सका और आने वाले एलिमेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सका और ये फेल हो गया। देन न्यूलैंड्स ने क्या किया था, सेम स्लॉट में 2 एलिमेंट्स रख दिए थे। यहाँ पे आप देखोगे कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया था। यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स एक स्लॉट में रख दिए थे। इसी कारण ये लॉ फेल हो गया था, काम नहीं कर सका। इसके बाद न्यूलैंड कहते थे कि आने वाले टाइम में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। उस टाइम 56 एलिमेंट्स थे, इतने ही रहेंगे और आने वाले टाइम में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, इसीलिए यह लॉ फेल हो गया। तो इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस रहेगी। डॉवर्नियर के बारे में देखा हमने, न्यूलैंड्स के बारे में देखा। न्यूलैंड्स के बाद आएंगे मेंडलीव साइंटिस्ट, और मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव के टाइम 63 एलिमेंट्स नाउन हो चुके थे। तो उन्होंने इन एलिमेंट्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाए। अब आप लोग कहेंगे कि कंपाउंड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों चुना? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे। ये लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बना रहे थे। तो जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बन रहे थे उन्हें हाइड्राइड बोला, और जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बन रहे थे उन्हें ऑक्साइड बोला। इसके बेसिस पे मेंडलीव ने
हर एक एलिमेंट्स की 63 एलिमेंट्स थे, तो हर एक एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल्स प्रॉपर्टी अलग अलग कार्ड पे लिखी। तो वो 63 कार्ड्स पे सबकी प्रॉपर्टीज़ लिखकर उन्होंने उन कार्ड्स को एक दीवार पे लटका दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो उसके बेस पे उन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए जिन्हें ग्रुप कहते हैं, और उन एलिमेंट्स में देखा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मैच हो रही है, बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ, और इसी तरह बोरॉन की एल्युमिनियम के साथ। तो ये थी मेंडलीव की क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि जो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन थी वो थी एटॉमिक मासेज के बेस पे। उन्होंने जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिखी थी वो भी एटॉमिक मासेज के बेस पे थी। तो यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। देखो, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेज के बेस पे फंक्शन करती हैं। एंड देन मेंडलीव ने बताया था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये क्या था कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। तो इस लॉ को कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी। तो देखो, मेंडलीव ने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे, और ये आप देख रहे हो ना। और यहाँ पे पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि नए एलिमेंट्स आएंगे, और उन एलिमेंट्स का नाम भी इन्होंने रख दिया, इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। और यहाँ पे मेंडलीव ने यह भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ होगी। तो ये सेकंड इसकी बड़ी अचीवमेंट्स थी। उसके बाद कुछ जो एटॉमिक मासेज इनकरेक्ट थे उनको करेक्ट किया। एंड देन मेंडलीव ने कहा था कि अगर नोबल गैसेज आती हैं तो उनके लिए एक अलग कॉलम बनेगा। तो ये थी मेंडलीव की अचीवमेंट्स। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिमिटेशंस थी, हाइड्रोजन को प्रॉपर स्थान नहीं मिला था। तो ये फर्स्ट लिमिटेशंस थी। इसके बाद जो लिमिटेशंस थी, उन्होंने आइसोटॉप्स के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। यहाँ पे देखो, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मासेज के बेस पे थी। आज के टाइम में कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अगर ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक मासेज के बेस पे बनी है तो इनको अलग अलग कॉलम में रखना पड़ेगा, अलग अलग स्लॉट में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी मेंडलीव की लिमिटेशंस रह गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो तो थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के बेस पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निकल का एटॉमिक मास 58.71 है और कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 है, जबकि कोबाल्ट को निकल के पीछे आना चाहिए था। तो यह भी क्या रहेगी, इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस रह गई। नाउ अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए उनका नाम था डॉबर्नियर। डॉबर्नियर के बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड के बाद आए मेंडलीव। मेंडलीव के बाद आए हेनरी मोसले। इन्होंने 1930 में अपनी क्लासिफिकेशन दी थी और कहा था एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। आपको याद होगा मेंडलीव ने कहा था कि सभी के सभी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक मासेज के बेस पे। लेकिन यहाँ पे जो हेनरी है इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल है। तो इसी बेस पे इन्होंने अपना लॉ दिया जिसे कहते हैं मॉडर्न पीरियड लॉ। इन्होंने कहा था फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की फंक्शन करती हैं उनके एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो आपको याद है मेंडलीव ने कहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की फंक्शन करती हैं एटॉमिक मास के बेस पे, और एटॉमिक मास को हेनरी ने चेंज कर दिया एटॉमिक नंबर में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो बेस्ड थी एटॉमिक नंबर पे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये 18 होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप। और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पीरियड।
अब जिस एटॉमिक नंबर की हमने बात की थी वो होता क्या है, ये जो एटॉमिक नंबर है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट एटम के बने होते हैं और एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम की बात करें तो लिथियम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें 3 प्रोटॉन होते हैं, तो 3 क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा। इसके बाद इसमें 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं जिन्हें हम पीरियड बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं 1 to 8 इन द एलिमेंट प्रेजेंट। तो ये देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आप किसी भी ग्रुप में, ये देखो इसका लेफ़्ट साइड है, ये क्या है, राइट। अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन इस तरफ हम मूव करते हैं। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होती है, और उसके बाद बेरिलियम की 2 और 2 होती है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने पॉइंट कहा है कि अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने 9th क्लास में नंबर ऑफ शेल्स देखे होंगे, KL M, ये सारे के सारे क्या होते हैं, शेल होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। हम सेकंड ग्रुप को लेते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होती है, और मैग्नीशियम की बात करें इसके बाद मैग्नीशियम आता है तो 2 8 2 होती है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे ग्रुप में 2 ही होंगे, सेम होंगे। कोई भी आप ग्रुप उठा के देख लो, उस सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेम होंगे। वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होता है, और मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। देखो वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। देखो सबसे पहले हम कोई एटम लेते हैं, लिथियम ले लिया, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 और 1 होते हैं। अब देखो कोई भी एलिमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मेरा मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो यहाँ पे लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, इसीलिए इसको अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो 1 क्या आ जाएगी, लिथियम की वैलेंसी आ जाएगी। बेसिकली ये क्या होती है, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। देखो इन पीरियड, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, 1 से लेके 4 तक वैलेंसी इंक्रीज होती है। देन आप देख रहे हो कि ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ पे लिथियम की बात करेंगे, लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, अभी देखा। उसके बाद बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2 होती है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसके बाद आता है बोरोन, बोरोन भी क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। देन कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को देगा और ना ही किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये शेयरिंग करेगा। देन बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2 और 5 होती है। देखो अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली मिल जाएंगे, तो इसीलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, किसी और एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वो 3, ऑक्सीजन की 2 होती है और फ्लोरीन की 1 होती है। यहाँ पे नियोन की बात करें तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 और 8। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है, तो 10 इसमें 8 है। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, इसीलिए ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। आई होप आपको वैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कोई भी एलिमेंट अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से लेता है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम
मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, ये ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन से अगर हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, तो वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होगी और सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होगी। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पे हाइड्रोजन आता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगी। एंड देन लिथियम की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगी। सोडियम की 2 8 1 होगी, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर 10 है, तो फर्स्ट शेल में 2 फिर 8 फिर 1। आप देख रहे हो सभी के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। देन सेकंड ग्रुप की बात करें, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 होगी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 होगी। तो आप देखोगे लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट ग्रुप में 1 होगा और सेकंड में क्या होंगे, 2 होंगे। अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर मूव करते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर। अब ये समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। सपोज करो कोई ये एटम का न्यूक्लियस है और ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये उसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। तो यहाँ से लेके जितना लास्ट शेल तक डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे एटॉमिक साइज, क्योंकि यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस का यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस डिटरमाइन करता है एटॉमिक साइज को। यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी एटम है उसका साइज कितना होगा। आप समझ गए होंगे। नाउ एटॉमिक साइज रेफर टू रेडियस ऑफ एन एटम। तो देखो रेडियस से हमें पता चलता है एटॉमिक साइज का। इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, अभी मैंने बताया, एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम। कोई भी एटम है, अलग अलग एटम का जो एटॉमिक साइज है वो अलग अलग होगा। अब हम बात करते हैं इन पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यहाँ से अगर लिथियम से हम फ्लोरीन की ओर एक पीरियड में मूव करते हैं, अभी मैंने बताया था पीरियड में क्या होता है, 7 पीरियड होते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होगा, जो साइज है एटम का वो डिक्रीज होगा। देखो डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब देखो लिथियम के केस में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन थे, बेरिलियम के 4 और उसके बाद बोरोन के 5 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। चार्ज ज़्यादा आएगा तो एटम में क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर पीरियड में हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो एटम का साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू नो, एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैसेज इज कोरस्पॉन्डिंग टू पीरियड इज लार्जेस्ट। देखो अगर हम पीरियड की बात करें, सबसे पहले हीलियम के बाद आपको 10 नंबर पे नियॉन दिखेगी नोबल गैस, 10 के बाद 18 पे आर्गन दिखेगी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इनका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही यहाँ पे बता रखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखोगे फर्स्ट हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 है, एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे नियॉन की 8 है, आर्गन की 18 है। तो इसमें क्या होगा, इनका जो आउटर शेल है वो फुली फील्ड होगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसीलिए इनका एटॉमिक साइज क्या होगा, लार्ज होगा। अगर हम ग्रुप की बात करें, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर टॉप से बॉटम जा रहे हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, लिथियम के बाद यहाँ पे सोडियम आता है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1, लिथियम की 2 × 1 होती है और सोडियम की 2 8 1 होती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको लग रहा है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिथियम का साइज कम है सोडियम के साइज से, और सोडियम का साइज कम है पोटाशियम के साइज से, और पोटाशियम का साइज कम है रुबिडियम के साइज से। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है क्लोरीन से, और क्लोरीन का कम है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का कम है आयोडीन से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। देखो यार, अगर हम ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी।
अगर हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं, दिस मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से लेके आउटर जो शेल है उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो दिस मीन्स क्या है, उसका साइज भी इंक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर को बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। मेटलॉइड के लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम मेटल बोलते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड एलिमेंट्स हैं इन्हें हम नॉन मेटल बोलते हैं। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता जाता है और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। मेटालिक करैक्टर, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एक टेंडेंसी होती है। अगर हम पीरियड की बात करें, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है, और इसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम सेकंड पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम देखें लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगी। इसके बाद बेरिलियम की 2 होगी, देन बोरोन की 2 3 होगी, और कार्बन की 2 4 होगी। तो आप देख रहे हो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जो बोरोन है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसके बाद कार्बन कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, ये सिर्फ शेयरिंग करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं तो आपको दिख रही होगी लिथियम की टेंडेंसी ज़्यादा है, फिर कम होती जा रही है। उसके बाद बेरिलियम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहा है वो है बोरोन। कार्बन तो शेयरिंग करेगा, और इसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेंगे लेकिन इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कम हो जाएगी, और जैसे ही टेंडेंसी कम होती है तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे यहाँ पे मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो ये था कंसेप्ट मेटालिक करैक्टर का। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप में। देखो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, लिथियम, सोडियम, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, तो इसीलिए मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 17 ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहाँ पे 2 और 7 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन में एक शेल बढ़ जाएगा, 2 8 7 हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन लूज होने की अगर टेंडेंसी बढ़ रही है तो मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स में। ये क्या होती है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है, कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो टेंडेंसी होती है। पीरियड की बात करें, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम लिथियम से यहाँ तक गए तो यहाँ पे मेटालिक करैक्टर कम हो रहा था, उसके बाद नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट कर देंगे। नाइट्रोजन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 आएगी तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उसके बाद ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहाँ पे 2 और 7 ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। अगर टेंडेंसी बढ़ रही है तो जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। देखो बात वही है न्यूक्लियर चार्ज की, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो दिस मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो सेंटर में जो प्रोटॉन है वो भी बढ़ेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से स्ट्रांगली होल्ड होंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम ग्रुप की बात करें,
तो ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे। नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होगा। क्यों? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए नॉन मेटालिक करैक्टर भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे अगर 17th ग्रुप के नॉन मेटालिक करैक्टर की बात करें, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का ज़्यादा होगा आयोडीन से। ना इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। मेटल्स में बात करेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होगी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटम का साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करने की टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो लिथियम से सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सोडियम से पोटाशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, पोटाशियम से रबडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, रबडियम से सीजियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप की। नॉन मेटल में बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज होगी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है। फ्लोरीन की ज़्यादा होगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा होगी आयोडीन से। ये आप देख रहे हो कि ये डिक्रीज होती जा रही है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ये किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। और जो बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल के बीच में वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगी। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सभी जानते हैं कि सभी के सभी एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और स्टेबल होने के लिए उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन कोई ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जो एलिमेंट इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सके और क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से लिख लिया, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन क्या करेगा, इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा जिससे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए हम क्लोरीन को लिखते हैं Cl नेगेटिव और हाइड्रोजन को कभी कभी H पॉजिटिव भी लिखते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो उसका एटॉमिक साइज है वो कम होगा। अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं लिथियम से फ्लोरीन तक, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो फ्लोरीन की, उससे कम होगी ऑक्सीजन की, उससे कम होगी नाइट्रोजन की। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं लिथियम से आयोडीन की तरफ, तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे देखो लिथियम की ज़्यादा है सोडियम से और सोडियम की ज़्यादा है पोटाशियम से। आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सबसे पहले बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की। ये बेसिक होते हैं इन नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, N2O। यहाँ पे सोडियम मेटल है, उसके साथ O लग गया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। उसके बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन नॉन मेटल की बात करें, ये एसिडिक होते हैं इन नेचर। यहाँ पे नॉन मेटल Cl2O7, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, और उसके साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन, SO3 हो गया एंड P2O5 हो गया। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ मेटल रिएक्टिविटी। ये इंक्रीज होती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बिकॉज टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और न्यूक्लियस से
सेंटर का डिस्टेंस बढ़ता है। नॉन मेटल की बात करें तो वहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए नॉन मेटल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं पीरियड क्या होते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी और मंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी, उन्हें कहते हैं पीरियड। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें उसमें जो 18 वर्टिकल कॉलम थे वो थे ग्रुप और 7 जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे वो थे पीरियड। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। देखो एटॉमिक साइज क्या होता है, ये डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर। ये कोई न्यूक्लियस है एटम का और यहाँ से लेके जितना आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे रेडियस। अब देखो रेडियस कम होगी तो एटॉमिक साइज कम होगा, रेडियस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। ये अलग अलग एटम की रेडियस अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज। जब हम ग्रुप में डाउन मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो आपको पता है न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप इजीली लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। देखो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट्स, आपको पता है सेंटर में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, शेल नहीं बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। 2 से 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है और सेंटर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैंने अगेन बता दिया एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होता है, तो आप इजीली यहाँ से अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो ये था एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नो थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।